बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस लग रहे हैं और ख़ासकर बात की जाए मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, तो सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से केस की आज भी समाअत हुई। ख्वाजा हारिस जो वज़ीर दिफ़ा के वकील है वो भी वहाँ पर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए। और उनकी जानिब से ख़ास कर ये कहा गया कि अगर किसी जगह पे पाकिस्तान की किसी इमारत पे हमला होता है तो उसका ट्रायल कहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ पर वकील की जानिब से कहा गया कि उसका फिर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में होना चाहिए। तो उस पर फिर मंदोखेल साहब ने ये कहा कि अगर वहाँ पर होना चाहिए तो जो फ़ौजी जो तनसीबात हैं जिन पर हमला हुआ है उनका मिलिट्री ट्रायल, एक सवालिया निशान उसने छोड़ा। इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हिचकिचा रहे हैं। और ख़ासकर आजकल आज़ाद डिजिटल के लिए इंटरव्यूज़ भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले सर, ये जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आज रिमार्क्स थे ख़ासकर मंदोखेल साहब के, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख़्याल है कि मेरा ख़्याल ये है कि अब ये हुकूमत भी चाहती है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में लोग हैं, जी। इनको एटीसी में इसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में शिफ्ट कर दिया जाए। और हाँ, 21D जो सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का कानून है, ठीक। जिसको कलअदम करार दे दिया था मुनीब अख्तर साहब ने, एजाज़ुल एहसन साहब ने, मज़ारी अकबर नकवी साहब ने और आयशा मलिक साहिबा ने, इंचार्ज जजेस ने, 5 रुकनी ये बेंच था। याह्या फरीदी साहब ने इससे इख्तिलाफ़ किया था कि वो जो अ, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, उस कानून को ना ख़त्म किया जाए। ठीक। लेकिन उन्होंने आइन से मुतसादिम करार देते हुए 50 साल बाद उस कानून को ही कलअदम करार दे दिया था। सही। तो मेरा ये ख़्याल है कि वो कानून बहाल हो जाएगा और ये 9 और 10 मई के जितने लोग गिरफ़्तार हुए इनको कहा जाएगा कि इंसदाद दहशतगर्दी में इनको ट्रायल इनका करें। और उसकी वजह ये है कि ये नहीं है कि जजेस कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले लेंगे। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत भी अब ये चाहती है कि इन लोगों से जान छुड़वाई जाए और इन लोगों को सिविलियन कस्टडी में दिया जाए। मेरी तो ये असेसमेंट है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अ, जो सिविलियन कस्टडी में है उनके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं। सही। ठीक है? मतलब यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब समेत वो सब लोग जो सिविलियन कस्टडी में हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं। कोई फ़र्क तो है नहीं। सही। ठीक है? बेलें उनकी भी नहीं हो रही, बाहरिया भी नहीं आ रहे। ठीक है? तो अगर एक चीज़ आप सिविलियन कोर्ट से ही उसी तरह की करवा सकते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकती हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा वो लेने का कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं। दूसरा देखें ना कि मेरा ख़्याल है कि ये जो लोग उठाए गए थे, मिलिट्री कोर्ट्स ले जाए गए थे, ये सिर्फ़ खौफ़ के लिए और डेटरेंस क्रिएट करने के लिए थे। और उस वक़्त जो पीटीआई के जिन लोगों को तोड़ना था, जिन एमएनएज़, एमपीएस टिकट होल्डर्स को, उनको ये बताने के लिए कि तुम्हें भी मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाएँगे। सही। तो ये खौफ फैलाने के लिए था। वो मेरा ख़्याल है सारा पर्पज़ अब हो गया है, अब मामलात आगे बढ़ गए हैं। तो मेरी ये असेसमेंट है कि हुकूमत और हुकूमती इदारे ये चाहते हैं कि ये इस्दाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये लोग चले जाएँ और वो कानून बहाल हो जाए। और इसमें ना अ इनको भी फ़ायदा हो जाएगा, इस बेंच को भी एक साख बहाली की कोशिश होगी कि बड़ी लाला लाला जनाब बड़ा शोर पड़ जाएगा, ओहो हो बड़ा तारीखी फ़ैसला दे दिया। और वो जी इस पे तनकीद होती थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी पर। बेंच को आप कह रहे हो को बढ़ा चढ़ा के उनको पेश भी हुए। उनको भी बड़ा एक उनके हक में भी बड़ा लोग कहेंगे ओह शर्म आनी चाहिए जो लोग इन पे तनकीद करते थे, ये है वो है। तो तंग हुकूमत और हुकूमती इदारे खुद आएंगे यार ठीक है अब इनको बहुत हो गया है, इनको अब शिफ्ट करो और बल्ले बल्ले आईनी बेंच की हो जाएगी। वरना मुझे बताएं, हाँ, मतलब हुकूमत के मुंतखब करदा चुनतखब करदा सिलेक्टेड जजेस वो हुकूमत की मंशा के बगैर कैसे फैसला दे सकते हैं मुझे नहीं लगता। मेरी ये असेसमेंट है कि ये यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास जो लोग हैं 85 ये आ जाएंगे। देखें ना, 100 बंदे जब आपने उठाए तो उनमें से 15 तो खुद आपने बरी कर दिए ना, छोड़ दिए। बिल्कुल। या आपने कहा छोटी मोटी सजाएं थी ये वो, वैसे ठीक है। सर ये बहुत सारे लोग थे, इनमें से तकरीबन 105 या 106 लोगों को उठा के मिलिट्री ट्रायल के लिए लेके जा। अगर आपने मिलिट्री ट्रायल में लेना था तो फिर सबको लेके जाते, ये वही भी बिल्कुल असम। मैं भी ये कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ डेटरेंस के लिए था और इसमें कोई बड़े नाम 4-5 को छोड़ के कोई बड़े नाम हैं भी नहीं। मतलब हसान न्याजी हैं, या हैदर मजीद हैं, या मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी आई थिंक वो मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं। बाकी तो
एक डॉक्टर साहब हैं और बिल्कुल आम शहरी हैं, जिनका कोई पीटीआई के साथ भी उतना नहीं, बस वो इससे ज़्यादा नहीं है कि वो इमरान खान के हामी थे और वो वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए चले गए। कोई वो उनमें से अक्सरियत तो, यानी अगर आप इनमें से देखेंगे ना, जो बहुत ज़्यादा ये जो मिलिट्री कोर्स में गए, कोई 8 से 10 होंगे जो वाकई अंदर जाके और कहीं पे आपको तोड़ फोड़ करते हुए नज़र आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी तो बस एक फिगर पूरा करना था कि 100, 104, 106 बंदे लेके आने हैं डेटर्स क्रिएट करने के लिए और एक खौफ फैलाने के लिए। तो वो बेचारे जो जिनकी किस्मत ख़राब थी वो बेचारे चले गए उधर। बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। और तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि अगर सिविलियन कोर्ट्स में भी फैसले उसी तरह से हो रहे हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में होते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है मिलिट्री कोर्ट से वो करने की। ठीक है, अभी आ जाते हैं सिविल नाफरमानी की बात हो रही है तहरीक इंसाफ में। सर, कल से कौमी असम्बली में भी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई, आज शेर अफजल मरवत से भी बात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सिविल नाफरमानी का जहाँ पे भी सवाल आता है वहाँ पे वो थोड़े हिचकिचा रहे होते हैं। वो मतलब अंदाज़ा होता है बात करके कि वो कभी नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो। तो आप किस तरह देखते हैं सर? देखें, पीटीआई के ना, पीटीआई के लोग, वो तो नाम 5-6 आए थे ना जो लोटे बने थे 26वीं आईनी तरमीम में। जो एग्जैक्ट फिगर थी वो 15 थी। 15 लोग थे जो टूट चुके थे पीटीआई के सही। उस वक्त। ठीक। लेकिन क्योंकि मौलाना साहब 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए राजी हो गए थे, तो इसीलिए पीटीआई के कुछ एमएनएस को भी बचा लिया गया कि उनसे वोट नहीं डलवाया गया, और कुछ सेनेटर से भी वोट नहीं डलवाया गया। अब ये लोग हैं जो बज़ाहिर आपको पीटीआई में नजर आते हैं, इमरान खान के सगे नजर आते हैं, लेकिन ये अंदर से इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ नहीं है। सही। इसीलिए ये हर उस जगह के ऊपर डेंट डालेंगे पीटीआई को जहां पे सबसे ज्यादा पीटीआई को आवाम में नुकसान होगा। मसलन जो जो इस वक्त पीटीआई के एमएनएस जो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा, वो उनमें से दो मेन को छोड़ के, यानी ये तो हम नहीं कह सकते कि उमर अयूब साहब भी उनमें हैं जो टूट गए हैं, वो तो नहीं, ज़ाहिर है उमर अयूब साहब को पीटीआई में रखना ज़रूरी है। तो उमर अयूब साहब तो नहीं है, या एक आध और नहीं है। बाकी जो आपको बात करते हुए नजर आ रहे हैं ना, 5-6 लोग एमएनएस, 6-7 लोग जो बिल्कुल बिल्कुल लेटे हुए हैं, गिरे पड़े हैं मुज़ाकरात की बात के ऊपर। ओह अल्लाह का वास्ता हमसे मुज़ाकरात कर लो, हमें माफ़ कर दो, किसी तरह से बात कर लो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो असल में टूट चुके हैं सही पीटीआई से। अगर 27वीं आईनी तरमीम करवानी हो और मखसूस नशिस्तें ना मिली हुकूमती जमातों को और मौलाना भी साथ ना दें, तो फिर ये 6-7 लोग वो होंगे मौलाना के एमएनएस की जगह पीटीआई के, जो इस वक्त आपको दो चीज़ों पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक, मुज़ाकरात के ऊपर बात करने हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये क्यों, इसके पीछे ना बहुत बड़ी गेम है। इसकी वजह गेम यह है कि जब पीटीआई के एमएनएस बिल्कुल एक बेबसी दिखाएंगे और मुज़ाकरात की बात करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक पीटीआई का पब्लिकली लोगों को ये मैसेज आएगा कि हालात बहुत ख़राब हैं, खौफ है इतना कि वो देखें वो भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो एक लोगों के ना वो टूटेगा, एक वो जो एक लोगों के अंदर एक था कि खौफ तोड़ दिया है, ये वो सारा कुछ, लोग खौफ ज़दा होंगे कि अगर जरताज गुल और शिबली फराज और उमर अयूब और शेर अफजल मरवत और ये लोग अगर इतनी मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए, इसका मतलब है कुछ तो खराब है। इसका मतलब है हमें तो नहीं पता, लेकिन हालात इतने तो खराब हैं कि नून लीग के आगे लेटे हुए हैं, बिल्कुल मिन्नतें कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक खौफ इससे फैलेगा। अच्छा, हुकूमत, हुकूमती इदारे लोगों के अंदर खौफ नहीं फैला सके उतना जितना इनके जरिए खौफ फैलेगा। अगर पीटीआई के ये लोग इतने ज्यादा खौफ देते हैं तो इसका मतलब है मामला कुछ सीरियस है। बिल्कुल। और इनमें से जितने लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनमें से मोस्टली एमएनएस जो हैं, एक दो को छोड़ के वो टूटे हुए हैं। वो 27वीं आईनी तरमीम अगर हुई, वो वोट 27वीं आईनी तरमीम के हक में देंगे और वो पीटीआई के नहीं है। और ये वही जो सिविल नाफरमानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये भी वही है। यार नाकाम हो जाएगी हो जाए, आप लोग तो इना कहना कि नाकाम हो जाएगी और हमें नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने एक फैसला किया है। इमरान खान ने अब कह दिया ना जेल से, उसने कहा जिसको सिविल नाफरमानी की मेरी कॉल पे मसला है वो पार्टी छोड़ दे, वो पार्टी छोड़ के अलग हो जाए। इमरान खान ने तो कह दिया। तो ये इस वक्त है पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। मसला यह है कि जिनके हाथ में फैसला साजी है वो तीन चीज़ें हैं, या वो नेकनियती के साथ ये समझते हैं कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, डिजास्टर है, या वो खौफजदा हैं कि अगर हम इमरान खान की इस कॉल पे इमरान खान के साथ खड़े हुए तो हम उठा लिए जाएंगे, या तीसरा ये कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं। उनको कहा यही गया है कि तुमने सिविल नाफरमानी की तहरीक के खिलाफ बात करनी है, तुमने इसके खिलाफ बात करनी है, तुमने मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले करते हुए नजर आना है, तुमने मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल दिखाना है कि तुम लोग बिल्कुल पाँव पकड़े हुए तुमने हुकूमत के, ताकि नीचे मैसेज ये जाए
कि हालात बहुत ख़राब है, कि अगर ये लोग सारे इतने ज़्यादा, आप देखें ना कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं हुकूमत और हम भाई भाई हैं, यानी जिन्होंने पीटीआई के कारकुनान, निहत्ते कारकुनान को गोलियां मारी सीधी, वो उनको शिबली भाई फराज भाई। साहब के भाई हैं, तो फिर बात खत्म हो गई है। सर लास्ट सवाल लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान को आप क्या लगता है सर, जो 26वीं आईनी तरमीम थे उसके हक में तो वोट दे दिया, लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता है कि मौलाना साहब के साथ भी धोखा हो गया? मौलाना के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, ये सब चीज़ें तयशुदा थी। जी और मौलाना साहब जो है ना, ये सिर्फ अब मौलाना साहब चाह रहे हैं कि इनको कोई बड़े ओहदे जो हैं वो दिए जाएं, ठीक है। लेकिन मसला ये हो गया है कि ऑलरेडी 12-13 जमातें हुकूमत में हैं, अब सीटें ओहदे को उस तरह से बचे नहीं है जो मौलाना साहब को दिए जाएं, मेरी तो ये असेसमेंट सर है। ये मदारिस वाला मामला फिर क्यों मदारिस लटका वाला रहे कोई हैं? मामला नहीं है। मदारिस वाला मामला अगर था तो ये 2005-6 से अगर मामला चल रहा था, और तो मौलाना साहब जो है वो जो कानून साजी उन्होंने करवानी थी 2005-6 से वो हुकूमतों का हिस्सा हैं, और पीडीएम की हुकूमत का भी वो हिस्सा थे, और पीडीएम के तो वो सिपा सलार थे। ठीक। तो करवा लेते पीडीएम के दौर में, और अभी अगर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे 21-22 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो अक्टूबर में खामोश रहे, नवंबर में खामोश रहे, दिसंबर में क्यों उनको याद आ गया? मेरा ये ख्याल है कि ये सब एक आंखों का धोखा है। मौलाना साहब को अगर केपीके का गवर्नर दे दें और कोई और दो चार ओहदे दे दें तो मैनेज हो जाएगा। मदरसों का इसमें कोई मामला मुझे नजर नहीं आता, ठीक और है। अगर मदरसों का मामला है भी तो मदरसों का क्या मसला है आपको? आप हों वजारत तालीम के साथ, आप एफिलिएशन करवाएं, आप उनके साथ मुंसलिक हों, आप उनके साथ इल्हाक करें, आप उधर रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप कहें ना, आप कहें ऑनलाइन हम रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, कौन कौन से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, आप देना रिकॉर्ड कहाँ कहाँ से आपको फंडिंग होती है, आप देना रिकॉर्ड के मदरसे के खर्चे क्या हैं, क्या उससे कोई लीडर पैसे तो नहीं कमा रहा, क्या किसी की गाड़ियाँ तो नहीं बन रही, किसी के घर तो नहीं बन रहे, क्या मसला है? मौलाना साहब ना तो इस्लामाबाद आएंगे, ना कोई मदरसों वाला मामला है, मामला कुछ और होगा, और एंड पे आपको नजर आ जाएगा, अचानक पता चलेगा मौलाना साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे घर से निकल के, और इधर बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े होंगे, इधर शहबाज शरीफ खड़े होंगे, और साथ मोहसिन नकवी खड़ा होगा, अता तारड़ खड़े होंगे, और मौलाना साहब कहेंगे कि वो हाँ था बस तो बड़ा ठीक है, दो ज़बरदस्त, तीन तो क्या ओहदे भी बात, मिल जाएंगे आप कह रहे दो हैं। तीन ओहदे मिल जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, थोड़ी सी अभी तवज्जो भी मजीद खबरों, मौलाना साहब को आपने चस्का पड़ गया है कि बार बार मेरे घर लोग आएँ, खबरें चलें, मेरा घर लाइमलाइट में रहे, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर ये है मदरसों वाला मसला तो फिर मौलाना का स्टांस गलत है। मदरसों को की एफिलिएशन वजारत तालीम के साथ होनी चाहिए, रिकॉर्ड पे होना चाहिए, हुकूमत कौन है नहीं है ये मैटर नहीं करता, मदरसों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए, इदारों के पास होना चाहिए, हुकूमती इदारों के पास होना चाहिए, वजारत तालीम के पास होना चाहिए, मदरसों में बच्चे कौन पढ़ते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, कौन करता है, पैसे खर्च कैसे होते हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ओपन होना चाहिए, कोई भी उसको चेक कर सकता है, तो करना चाहे तो कर सके, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।